जाता है। नमस्कार। आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराया गया जैक बोर्ड के लिए मॉडल सेट 5 सामाजिक विज्ञान विषय का सेक्शन ए 1 से लेकर 30 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। मैं रुपेश कुमार RK+2 स्कूल हिरनपुर पाकुड़ में सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करें। आए सेट 5 का 1 नंबर क्वेश्चन पर। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये तो आपको याद ही कर लेना पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक थे द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक थे हमारा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो यानी ये पुस्तक की रचना की मॉन्टेस्क्यू ने। 1 का उत्तर हो जाएगा गो। दूसरा क्वेश्चन पे आए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ तोड़ दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किए थे, ये तो पता हो गया। तो दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930 ईस्वी में। ठीक है, यानी जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का घटना होता, दलितों का मांग रखने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, दलित वर्ग एसोसिएशन। ठीक। तीसरा, अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ? जानिए, जब द्वितीय विश्व समाप्ति के दौर पर था। द्वितीय विश्व चला 1939 से 45 तक। तो जो द्वितीय विश्व जब समाप्ति के दौर पर था तो हुआ कि विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, विश्व अर्थव्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए अमेरिका के शहर ब्रिटेन वुड्स में 1944 ईस्वी में एक समझौता हुआ। कितना ईस्वी में? यानी उत्तर हो गया आपका 3 का घ। आगे भी जान लीजिए, ब्रिटेन वुड्स शहर में 1944 ईस्वी में एक समझौता हुआ जिसमें 2 संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसमें दो संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक बनाने पर सहमति बनी, है ना, जिसको कहते हैं विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। इसीलिए इन दोनों संस्थाओं को हम लोग ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वां संतानें भी कहते हैं। ठीक है ना, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वां संतान, ये भी क्वेश्चन आएगा आपको। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वां संतानें किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन आएगा आपको। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वां संतानें IMF और विश्व बैंक को कहा जाता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, IMF और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का जुड़वां संतान कहा जाता है। कब हुआ समझौता? 1944 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे है 4 नंबर, डॉन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक पुस्तक में या कहे चित्र में किसका महिमा मंडन किया गया है? तो जानिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में महिमा मंडन किया गया औद्योगिकरण का, यानी औद्योगिक क्रांति जो हुआ उस औद्योगिकरण का जो है हमारा महिमा मंडन किया गया डॉन ऑफ द सेंचुरी में। 5वां नंबर क्वेश्चन है, गैली क्या है? तो आपको याद कर लेना है, गैली एक धातुई फ्रेम है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, गैली क्या है? धातुई फ्रेम है। अगला नंबर है 6 नंबर में, करो या मरो यानी डू और डाई। ठीक है, ये तो आपको बहुत ज्यादा आएगा, कहते हैं डू और डाई। तो डू और डाई का नारा दिए, कौन दिए? तो करो या मरो का नारा जानिए महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। जब हम लोग चल रहे थे आंदोलन, हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया गया बंबई के ग्वालियर टंक मैदान में। वहीं से गांधी जी ने यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस समय में नारा दिए? तो गांधी जी ने दिया ये नारा किस समय में? करो या मरो का। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब?
42 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, यानी करो या मरो का नारा दिया। 6 का उत्तर हो गया आपका ख। अगला 7वां नंबर जाने, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक, तो भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। 7 का उत्तर है गो। 8वां नंबर जाने क्वेश्चन हम लोग, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, हिंदी में कहते हैं इसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यहां लिख दे रहे हैं देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, ठीक है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लाया गया, ठीक है, 1878 में। इस समय भारत के वायसराय थे, जान लीजिए, लॉर्ड लिटन, यानी किसके द्वारा लाया गया? वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया, ठीक। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 ईस्वी में। और खास कर जान ले हम लोग, कलकत्ता की अमृत बाजार पत्रिका को देखकर ये लाया गया था, जो बंगला में छपता था। पूरा तो रात अपने आप को इस एक्ट के आने से पूरा तो रात बंगाली से अपने आप को अंग्रेजी में परिवर्तित कर लिया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कितना ईस्वी में लाया गया? 1878 ईस्वी में। उत्तर हो गया आपका गो नंबर। 19 नंबर पर आए, अति 9 नंबर पे आए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव मतलब जो जीवित है, जाने भूमि, जल, चट्टान, हर जीवित कौन सा जैव संसाधन है हमारा? तो मानव। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? गो नंबर। भारत में 10वां नंबर, भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? जानिए, काला हिरण, बहुत बार काला हिरण की प्रजाति चिंकारा भी। और जान लीजिए, सलमान खान जब हम साथ साथ हैं फिल्म का शूटिंग कर रहे थे, उस समय उन्होंने जोधपुर में, तो जोधपुर कहाँ, राजस्थान में, उधर बिश्नोई जाति रहता है, वो लोग उसको पूछता है, उसका शिकार कर आरोप है ऐसा। तो ये जो काला हिरण का कौन सा जाति रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो 10 का उत्तर हो जाएगा को, बिश्नोई जनजाति, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन पर है, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? जान लें, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और है कहाँ पे? गुजरात राज्य में। तो कौन सा राज्य प्रभावित होता है? गुजरात राज्य। 11 का उत्तर हो जाएगा ख। 12 नंबर पे आए हम लोग, 12 नंबर है, रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। रोपण कृषि यानी लंबा चौड़ा उसका एक बागान होता है, इसमें से किसका बागान? चाय का बागान। तो रोपण कृषि फसल का उदाहरण है कौन सा? चाय, ठीक है, चाय का बागान, कहवा का बागान, तो रोपण कृषि फसल का उदाहरण, गन्ना का बागान, ये सब रोपण कृषि है। तो केला का बागान, तो रोपण कृषि फसल का उदाहरण है कौन सा हमारा? चाय। 13 नंबर पे, चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? जानिए, चूना पत्थर से बनाते हैं हम लोग सीमेंट, ठीक। क्या चीज? चूना पत्थर से बनेगा हमारा क्या? सीमेंट। कितना नंबर में ऑप्शन है? गो नंबर में। तो 13 का उत्तर हुआ गो, यानी चूना पत्थर किसका आधारभूत कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग का। जानिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा का दक्षिणतम बिंदु है। जानिए, भारत में इस तरीके से है उत्तर दक्षिण गलियारा, यहाँ पे श्रीनगर से लेकर ऐसे कर आया कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो यहाँ पे है उत्तर दक्षिण गलियारा, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अब उत्तर तो आप अभी तक समझ गए होंगे, दक्षिण नीचे, तो दक्षिण में कौन सा? कन्याकुमारी। और ऐसे जान लें पूर्व पश्चिम गलियारा, पश्चिम में यहाँ पोरबंदर से ऐसे कर चला गया, यानी पोरबंदर से असम में सिलचर तक, पूर्व पश्चिम में जान लीजिए, है ना, असम में यहाँ पर सिलचर तक है। तो ये जो हमारा इसमें से पूछा जा रहा है हमको कौन सा पॉइंट? ये वाला। तो कह रहा है कि जो हमारा उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणतम बिंदु है कौन सा? कन्याकुमारी। तो उत्तर कितना हुआ हमारा? 14 का गो नंबर, ठीक। तो कन्याकुमारी है उत्तर दक्षिण गलियारा का दक्षिणतम बिंदु। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मोनाजाइट रेत, मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में जानिए हमारा थोरियम का भंडार पाया जाता है। केरल का समुद्र तट पर जो बालू होता है उसमें मोनाजाइट रेत
उसमें हमारा थोरियम का भंडार पाया जाता है। थोरियम अणुशक्ति का खनिज है, ठीक है, अणुशक्ति का खनिज है। ऐसे यूरेनियम भी अणुशक्ति का खनिज है। यूरेनियम का भंडार पाया जाता है हमारा जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया हमको मोनाजाइट रेत, वो थोरियम पाया जाता है उसमें केरल का समुद्र तट में। 16 नंबर है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? जानिए, कर्तन दहन प्रणाली यानी इसको हम लोग कहते हैं जगह जंगल को जला दिए, एक क्षेत्र को साफ किए, वहां पर खेती किए, बहुत बार झूम खेती भी कहते हैं उसको। फिर इस साल यहाँ किए, अगले साल वहां किए, 2-3 साल के लिए छोड़ दिए, इसको उपजाऊ होगा तब तक। कम उपजाऊ जमीन पे ऐसा करते हैं जंगल जला जला कर, इसको हम लोग झारखंड में यानी जो इस तरह का झूम खेती होता है कर्तन धन प्रणाली द्वारा, झारखंड में हम लोग इसको पुरुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 16 का उत्तर है हमारा को। 17 बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, है ना? तो बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर तो हमको याद ही कर लेना है, 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को, यानी 17 का उत्तर है को। 18 नंबर पे पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया, और इसके द्वारा जो हमारा पंचायती राज था यानी स्थानीय शासन व्यवस्था, खाली पंचायत राज नहीं, स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 1992 ईस्वी में, जिसके द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 18 का उत्तर हो गया आपका को। 19 नंबर है, भारत में एक तिहाई मतलब 33% कई तरह से सीटें औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। हालांकि अब तो लोकसभा में भी हो जाएगा आगे चलकर, वो बिल पास हो गया है, लेकिन अभी तक जो हमारा 1/3 सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए, वो है पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है। अभी आगे चलकर वो जब 5 साल बाद बदलेगा अगलाई में, तो वो हो जाएगा लोकसभा के लिए भी वो बिल पास हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए। 20 नंबर पे है, निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? जानिए, शासन प्रणालियां एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है। एक दलीय मतलब एक दल का शासन है, दो दलीय यानी दो दलों का शासन है। एक दलीय शासन प्रणाली है हमारा चीन में, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होता है। दो दलीय शासन प्रणाली है जैसे हमारा अमेरिका में, जैसे ब्रिटेन में। अमेरिका में कभी डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति, कभी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति होते हैं। हमारा ब्रिटेन में है जैसे कभी लेबर पार्टी के होते हैं, कभी कंजर्वेटिव पार्टी के होते हैं। बहुदलीय शासन प्रणाली अपना भारत में, जितना नाम आपको याद आ गया होगा तब तक वो अपने समझ गए होंगे बहुदलीय है। एक दलीय शासन प्रणाली किस देश में है? हमारा चीन में। कौन सा पार्टी का शासन होता है वहां पर? कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक। 21 नंबर है, इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक है? जानिए, अपना देश पहले खोजिए, उसमें से लोकतांत्रिक देश है कि नहीं, वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं, चुनाव होता है कि नहीं होता है। तो यानी कौन सा देश लोकतांत्रिक है? तो हमारा कौन सा देश लोकतांत्रिक है? भारत, ठीक। 21 का उत्तर होगा गो। आगे बढ़े हम लोग, 22 नंबर पे आए। 22 नंबर है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप अपना किताब पे जोर दीजिए। अगर हम लोग जाने तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय, यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाया गया बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी कहाँ? ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स किस देश का राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जो है हमारा यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि पढ़े हम लोग बेल्जियम में विभिन्न पक्षों के बीच में शांति समझौता कर वहां सत्ता का बंटवारा कर शांति व्यवस्था कायम रखा गया, इसलिए वहां पर बेल्जियम का ब्रुसेल्स में जो है राजधानी है, वहां यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाया गया। 23 नंबर क्वेश्चन पे है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? खूब आएगा क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है। शॉर्ट में कहते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत में राष्ट्रीय आय तो याद ही कर लेना है, भारत
राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO करती है। 23 का उत्तर होगा ख। 24 पे है, मानव विकास का उद्देश्य क्या है? मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव विकास का मुख्य, मानव का विकास हो मतलब कैसा? तो उसका जीवन स्तर में क्या हो जाए? सुधार हो जाए। तो 24 का उत्तर होगा ख। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसको हम लोग कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी भी। प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसको हम लोग कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, है ना। छिपी हुई बेरोजगारी यानी इसमें लोग बेरोजगार तो रहते हैं लेकिन हमको पता नहीं चल पाता है। जैसे ज्यादातर ये पाया जाता है जानिए कृषि क्षेत्र में, और ये जो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ 5 भाई है, 5 भाई खेती का काम कर रहा है, अगर 2 भाई बाहर चला भी गया तो उतना ही उत्पादन होगा। इसका मतलब वो 2 भाई अप्रत्यक्ष रूप से क्या था? बेरोजगार था। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। 25 का उत्तर होगा क। 26 है, इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है ना। सार्वजनिक क्षेत्र का माने एक तरह से समझिए, आप नहीं कुछ समझ रहे हैं, सरकारी रेलवे कौन कंपनी का है? प्राइवेट का कि सरकार का? सरकारी। BSNL सरकारी, डाकघर सरकारी। तो ये हमारा कौन सा हो गया उत्तर? उपरोक्त सभी। यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? उपरोक्त सभी है। ठीक है। 27 नंबर पे है, 27 नंबर में बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बैंकों की आय का जान लीजिए। हमसे आपसे जो लोग हम लोग जमा किए, आपका पैसा आया 1000 रुपया, दूसरा स्टूडेंट का 1000, स्कूल में 1000 कर कर अगर कहें सबों को स्कॉलरशिप मिला, मान लिया 1000 स्टूडेंट है तो 1000 गुना 1000 जुड़िए कितना हुआ? कितना? 10 लाख रुपया। और वो 10 लाख रुपया को क्या कर दिए हैं? सब बैंक में जमा है, बैंक दे दिया बड़ा उद्योगपति को उधार में। आपको देगा वो 5% ब्याज, 7% ब्याज, और उद्योगपति से लेगा वो 15% ब्याज। तो 8% का वो जो अंतर है वही तो उसका आय का प्रमुख स्रोत है। तो बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या कर दिया? वो ऋण दे दिया। तो बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारा ऋण है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन पे आए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक ना। यानी RBI की स्थापना, RBI की स्थापना कब हुई? तो RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। उत्तर हो जाएगा 28 का ख, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। दूसरा भी एक क्वेश्चन आएगा, जान लीजिए। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा। भारतीय रिजर्व, 3-4 गो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है RBI से। RBI की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। आएगा आपको एक क्वेश्चन, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? मुद्रा का निगमन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 29 नंबर पे है, वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? वित्त मंत्री यहाँ पूछा है। वैश्वीकरण का शुरुआत किया गया, जान लीजिए 1991 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1991 ईस्वी में। उस समय भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब स्वर्गीय हो गए कुछ दिन पहले। तो भारत के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ये भी जान लें, PB नरसिम्हा राव। तो किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। कितना ईस्वी में? 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम माने शॉर्ट में कहते हैं इसको RTI। ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 ईस्वी में पारित किया गया। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।